Assalamualaikum. So today we have our new topic. We are here with our new topic, which is demand and supply of foreign exchange. But before going to demand and supply of foreign exchange, we will see the two systems of exchange rate. What are those two systems? देखें, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड फिक्स एक्सचेंज रेट। सबसे पहले तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी पढ़ लेते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन ही जो है वो उनका डिफरेंस बयान कर रही है। बेसिकली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज समथिंग विच डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। अच्छा, मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने लिखा हुआ है डिमांड एंड सप्लाई, यानी ये जो एक्सचेंज रेट है, ये जो इस किस्म का जो एक्सचेंज रेट आपकी जो सिस्टम है, ये वो सिस्टम है जिसमें डिमांड और सप्लाई जब दोनों आपस में जिस पॉइंट पे भी मीट कर जाती हैं वो पॉइंट का जो एक्सचेंज रेट होता है या जो भी प्राइस होते हैं किसी भी करेंसी के, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था पिछली वीडियो में अपनी कि एक्सचेंज रेट के यानी किसी भी कंट्री के जो करेंसी के प्राइस होते हैं किसी और करेंसी के टर्म में, वो बेसिकली क्या होता है, उसका एक्सचेंज रेट होता है। तो यहाँ भी जिस भी जगह पे डिमांड और सप्लाई इंटरेक्ट कर जाएगी, वो जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट और उसके साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी प्राइस नज़र आ रही होगी, वो बेसिकली उस कंट्री का या उस करेंसी का उसका वो एक्सचेंज रेट होगा। और इस तरीके से जितनी दफ़ा जो है डिमांड सप्लाई फ्लक्चुएट करेगी और जहाँ भी वो इक्वेट करेगी, वो फिर उसका नया एक्सचेंज रेट बन जाएगा, जिसको हम स्पॉट एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। अच्छा, ये तो होती है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती। इसका मकसद क्या है कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, प्योरली मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो जाता है। लेकिन जहाँ तक फिक्स एक्सचेंज रेट की बात है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट इज समथिंग विच डिटरमिन बाय गवर्नमेंट इंटरवेंशन। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि उनका एक्सचेंज रेट ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, क्योंकि एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से, उसके कम या ज़्यादा होने की वजह से इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी के ऊपर, इम्पोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट पे, उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। तो इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि वो फिक्स रहे, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन चीज़ों के ऊपर फ़र्क नहीं आता। लेकिन तो अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्रू वो फिक्स एक्सचेंज रेट जैसे कि लफ्ज़ से जाहिर है क्या होगा इसके अंदर कि हम एक एक्सचेंज रेट जो कि चाहे आप कह लें डिमांड एंड सप्लाई का जो इंटरेक्शन है उससे ऊपर हो या उससे नीचे हो, गवर्नमेंट वो फिक्स कर देगी और उसी के ऊपर फिर वो एक्सचेंज रेट प्रिवेल होगा पूरी इकोनॉमी के अंदर। लेकिन ये कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हमने ये जो दो बातें कर ली हैं, इसी के साथ हम थोड़ा एक और उससे आगे बढ़ते हैं। वो ये कि देखें, जैसे हमने बताया कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में और एक्सचेंज रेट ऊपर या नीचे किस तरीके से होता है। देखें, जब भी अगर एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से देखा जाए, तो अगर डिमांड शिफ्ट होती है किसी भी करेंसी की तरफ, लोग ज़्यादा आते हैं किसी भी वजह से, वो मैं आपको लेटर ऑन अभी बताऊंगा, तो क्या होगा कि आपकी करेंसी के प्राइस बढ़ जाएंगे। अच्छा, जब करेंसी के प्राइस बढ़ जाएंगे, इट मीन्स क्या हुआ, आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई। ठीक है, ये डिफरेंस भी मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से नज़र आएगा आपको डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट में, जो कि मैं नीचे ग्राफ बनाए हुए। तो वो क्या देगा आपको, अगर आपकी करेंसी इंक्रीज हो गई, आपके प्राइस बढ़ गए इन टर्म ऑफ अदर करेंसी, तो ये कहलाएगी एप्रिसिएशन। और अगर इसी तरीके से आपके प्राइस कम हो गए इन टर्म ऑफ अदर करेंसी, ये कहलाएगी डेप्रिसिएशन। लेकिन एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट अगर फिक्स एक्सचेंज रेट जहाँ पर किया वो और फिर उसके बाद गवर्नमेंट उस फिक्स एक्सचेंज रेट से ऊपर चली जाए या उससे नीचे एक और दफ़ा फिक्स कर ले, तो ये जो चेंजिंग होती है फिक्स रेट्स के अंदर, ये बेसिकली काम वही है कि इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में अगर आप जाएंगे, तो फिर अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगी करेंसी, तो डिवैल्यूएशन इंक्रीज के लिए यूज़ होगा और डिवेल्यूएशन डिक्रीज के लिए यूज़ होगा, जबकि फ्लोटिंग के अंदर एप्रिसिएशन इंक्रीज के लिए और डेप्रिसिएशन डिक्रीज के लिए। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। देखें, सबसे पहली बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि डिमांड का नॉर्मल स्लोपिंग है और सप्लाई का आपका जो आपको नज़र आ रहा है, जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई नॉर्मली हम देखते हैं यूजुअली, वो ये स्ट्रेट लाइन कर्व्स हैं, बेसिकली लीनियर इक्वेशन होगी इनकी, इसी वजह से स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, जो मेन काम है इसमें या जो मेन चीज़ समझने वाली है वो ये है कि देखें, ये जो डिमांड कर्व है ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे करेंसी आपकी डिक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे आप क्वांटिटी उस करेंसी की ज़्यादा डिमांड करते जाते हो। अब ये कैसे होता है? देखिए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉलर पर पाउंड। पहले तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम किस तरीके से समझेंगे।
देखिए अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम अक्सर क्या कहते हैं, हम प्राइस किस तरीके से निकाल रहे होते हैं कि यार डॉलर अब जो पाकिस्तानी रुपये है डॉलर के मुकाबले में 160 रुपये का हो, यानी समझ लें इसको अगर मैं इस तरह कहूँगा, कहते हैं कि अब तो $1 160 रुपये का मिल रहा है, तो हम क्या कहते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ डेप्रिशिएट हो गए। ऐसे ही है जब 170 का आता है तो हम क्या कहते हैं और डेप्रिशिएट हो गए। अगर 160 से 150 पे आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे एप्रिशिएट हो गए। अच्छा तो अब देखें लेकिन यहाँ पे उल्टी बात क्यों हो रही है, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं कि अमाउंट तो कम हो रही है लेकिन हम एप्रिशिएट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट बता रहे हैं वो किस तरह बता रहे हैं कि $1 160 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। इट मीन्स हम जो रेट बता रहे हैं, बेसिकली हम जो प्राइस बता रहे हैं वो उस डॉलर की बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपीस, जो डॉलर की प्राइस है। तो अगर डॉलर की प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी करेंसी की प्राइस ऊपर जाती है तो एप्रिशिएट हो जाता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि डॉलर जो है $1 अब 160 से 170 का हो गया, इट मीन्स पाकिस्तानी रुपीस तो डेप्रिशिएट हुई, लेकिन हम जो देखना चाह रहे हैं वो हम क्या कह रहे हैं कि डॉलर एप्रिशिएट हो गया क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई, 160 से 170 हो गई PKR की टर्म्स में अगर देखा जाए। और अगर 150 हो गई तो इट मीन्स डॉलर गिरी है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ जो लिखा है डॉलर पर पाउंड। इट मीन्स आप किसकी करेंसी देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं पाउंड की करेंसी इन टर्म्स ऑफ डॉलर पर पाउंड। इट मीन्स ऊपर अगर आप इक्वेशन इस हिसाब से लिखना चाहें नंबर के हिसाब से तो आप क्या कहेंगे डॉलर सबसे ऊपर आएगा और फिर आएगा नीचे उसके पाउंड। ठीक है, इसको मैं अगर लिख लूँ आपका इसका सिंबल जो होता है ये ले, ठीक है, डॉलर पर पाउंड आएगा। यानी अगर ये लिखा हुआ है 1.98, इट मीन्स ये है कि एक पाउंड आपका $1.98 का है। इट मीन्स जो पाउंड की प्राइस है वो क्या है $1.98। अच्छा, और यहाँ पे क्या है बिलियंस ऑफ पाउंड, यानी कितने बिलियन डिमांड हो रहे हैं। देखिए होगा क्या, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ेगी कैसे। देखिए जैसे ही आपकी लेट सपोज आप पहले यहाँ थे 1.98 पे, उससे आप नीचे आ गए 1.60 पे, इसका मतलब क्या हुआ कि पाउंड की जो वैल्यू है वो कम हो गई, क्योंकि पाउंड की प्राइस क्या हुई, यहाँ एक पाउंड 1.98 का, अब यहाँ पे एक पाउंड 1.60 का है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाउंड की प्राइस जो है वो कम हो गई, यानी पाउंड हो गया डेप्रिशिएट। अच्छा, जब अब पाउंड डेप्रिशिएट हो गया तो अगर आप डॉलर वाली यानी समझ लें पाउंड हो गया यूके और डॉलर है जो हमारा अमेरिका या यूएसए। अब यूएसए में जो बंदा बैठा हुआ है उसके लिए क्या हुआ है, क्योंकि वो तो डॉलर में देख रहेगा अपनी चीज़ें, तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि वो कहेगा कि अब अगर जैसे मैं कोई इम्पोर्टेड चीज़ मंगवाता हूँ यूके से, तो पहले यूके की जो चीज़ आती थी लेट सपोज अगर वो $10 की वो मंगवा रहा है तो उसको बेसिकली अगर वहाँ पे अगर वो 10 पाउंड की मिल रही है, आप समझिएगा बात कि अगर वो 10 पाउंड की वो चीज़ मिल रही है तो उसको डॉलर कितने देने पड़ेंगे 1.98 को वो मल्टीप्लाई कर लेगा। क्यों, क्योंकि अगर जैसे मैं कहूँ इस बात को कि भाई एक पाउंड 1.98 का है, ठीक है, तो मैं कहूँ कि वो भाई जो हमारा जहाँ से मैं मंगवा रहा हूँ यूके से मैं मंगवा रहा हूँ, इम्पोर्टर जो है वो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, बेसिकली मैं तो इंपोर्टर हूँ, यूएस में बैठा हुआ और मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यूके से, तो एक कोई चीज़ आ रही है 10 पाउंड की, तो मुझे कितने देने पड़ेंगे, जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आप इसको भी कर लें, तो ये बन जाएगा $19.8। आपको $19.8 देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो बंदा यही सोच रहा होगा कि यार अगर मैं 10 पाउंड की कोई चीज़ मंगवाता हूँ तो मुझे $19.8 पे करने पड़ेंगे। फिर क्या हुआ कि 1.60 हो गया, क्या पाउंड की प्राइस गिर गई। इट मीन्स कि अगर अब वो 10 पाउंड की वो चीज़ मंगवा रहा है तो अब उसको $19.8 नहीं बल्कि ओनली $16 देने पड़ेंगे, क्योंकि आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 16 आ जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि उसके नज़रिए में जो अमेरिका में बैठा हुआ शख्स है, यूएसए में बैठा हुआ शख्स है, उसके नज़रिए से क्या हो रहा है कि वही चीज़ जो पहले उसको महंगी पड़ रही थी, वो 19.8 की पड़ रही थी, अब उसको क्या पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब वो $16 देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान में भी अगर हम देखें, मैं यूएसए से कोई चीज़ मंगवा रहा हूँ वो है $10 की, तो आज के हिसाब से अगर मैं कहूँ लेट सपोज आज 160 चल रहा है लेट सपोज, तो 160 $1 160 रुपये का है, तो इट मीन्स $10 कितने 1600 रुपये के होंगे, तो 1600 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर कल को वो 150 का हो जाता है तो मैं क्या होऊंगा, मैं खुश हूँगा। मैं क्यों खुश हूँगा, क्यों, क्योंकि यार अब मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे बाहर से कोई चीज़ मंगवाने में। तो होता क्या है कि जैसे ही आपका कोई भी करेंसी, जो भी करेंसी हो, वो जैसे ही गिरी, जैसे यहाँ पे पाउंड गिरा, तो क्या हुआ कि जो यूएस के अंदर बैठे हुए जो इम्पोर्ट कर रहे थे उनके लिए वो क्या हुआ, उनके लिए वो चीज़ें सस्ती हो गई। जब वो चीज़ें सस्ती हो गई तो पहले ही वो बाहर से मंगवा रहे थे, बाहर से मंगवाते हैं हम कब है, इम्पोर्ट हम जब करते हैं जब यार क्वालिटी अच्छी हो
बाहर हमारी कंट्री से ज़्यादा, या फिर वहाँ पे पैसे सस्ते हो अगर सेम क्वालिटी हो तो अब मज़ीद सस्ता हो गया तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल बिहेवियर है कि अब हम और ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे। जब हम और ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो असल में क्या होगा कि इंपोर्ट जब हम ज़्यादा करेंगे तो अब हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मतलब अगर पहले मैं $10 के ऊपर 2 क्वांटिटी करता था डिमांड, इंपोर्ट करता था, अब क्या हुआ कि मैंने देखा कि वो जो £10 पे सॉरी मैं 2 क्वांटिटी डिमांड करता था, बट अब मैंने देखा कि यार £10 जो है ना उसकी वैल्यू कम हो गई है, मुझे $16 देने पड़ रहे हैं उसके बदले में। तो अब मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज 3 क्वांटिटी डिमांड करूँगा, तो इन टोटल क्या हो जाएगा। अब अगर आप 16 को भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, 19.8 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 करें, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा कि अगर जब आपका $19.8 देने पड़ रहे थे, आप 2 क्वांटिटी से डिमांड कर रहे थे, तो 19.8 मल्टीप्लाई बाय 2 एक अमाउंट आ जाएगी। इसी तरीके से अगर अब आपके पास एक्सचेंज रेट गिर गया, अब 16 हो गया, तो 16 को आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, लेट्स सपोज 3, तो 16 into 3 एक बड़ी वैल्यू आएगी। 19.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो उससे कंपैरेटिवली बड़ी वैल्यू आएगी। इट मीन्स क्या हुआ कि आप ज़्यादा डॉलर जो है वो लगाने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपको चीज़ सस्ती मिल रही है पर यूनिट देखा जाए। तो जब आप ज़्यादा डॉलर डिमांड कर ज़्यादा डॉलर जो है वो वहाँ पे आउट करना चाहेंगे, होगा क्या, क्योंकि इम्पोर्टर जो आपका एक्सपोर्टर है यूके में बैठा हुआ, वो तो पैसे कौन से चाहेगा, पाउंड में चाहेगा। तो आप क्या करेंगे, अपनी करेंसी को जो डॉलर है उसको आप कन्वर्ट कराएंगे किस में, पाउंड में। और पाउंड में कन्वर्ट करवाने का मकसद ये है कि आप अपनी करेंसी को सप्लाई ज़्यादा करेंगे और डिमांड किस करेंसी की करेंगे, पाउंड की, कि भाई मुझे पाउंड दो, क्योंकि फिर मुझे उसी में पेमेंट करनी है। या वो आप खुद से करें या वो अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट करें, होगा यही कि आपको पाउंड जो है वो आपको डिमांड करने पड़ेंगे और सप्लाई आपकी होगी धड़ाधड़ डॉलर की। तो इससे क्या होगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो यही बात यहाँ पे आती है कि जैसे ही प्राइस कम हुए, यूएस वालों ने सोचा कि अब सस्ते मिल रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा डिमांड करी और ज़्यादा डिमांड की वजह से जो बिलियन ऑफ पाउंड्स थे, जो पाउंड की जो अमाउंट थी, कितने पाउंड डिमांड हो रहे हैं, तो वो डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि जितनी ज़्यादा करेंसी आपकी डेप्रिशिएट होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी डिमांड बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा करेंसी अगर आपकी कह लें इंक्रीज होगी, अप्रिशिएट होगी, तो क्या होगा कि इम्पोर्ट जो है महंगी हो जाएगी। सही है, जो लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं आपसे, उनके लिए वो चीज़ महंगी हो जाएगी, तो वो आपसे इम्पोर्ट कम कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बिलियन ऑफ पाउंड जो डिमांड हो रहे हैं या जो पाउंड की जितनी भी क्वांटिटी डिमांड हो रही है वो कम हो जाएगी। तो ये इस तरीके का जो है वो डिमांड का बताने का जो मकसद था वो ये था कि आप समझ जाएं कि ये क्यों इस तरीके से बनता है। अच्छा, अब बात आती है डिमांड और सप्लाई की, कि देखिए मैंने आपको जैसे बताया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि जहाँ भी सप्लाई और डिमांड इक्वेट कर जाए वो पॉइंट होता है आपका, वो एक्सचेंज रेट उस दिन का प्रीवेल हो जाता है। हर दिन सप्लाई डिमांड नहीं होती है, हर दिन जो है वो नया एक्सचेंज रेट हो सकता है, बिल्कुल फ्लक्चुएशन आ सकती है, क्योंकि मार्केट डिमांड मार्केट फोर्सेज इसको डिटरमिन कर रही है, तो कहीं भी फ्लक्चुएशन आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है। तो यही हमारा कहलाता है स्पॉट एक्सचेंज रेट। यानी हम किसी भी दिन जाके अगर बोलते हैं कि भाई क्या एक्सचेंज रेट है, अगर फिक्स सिस्टम नहीं है तो फ्लोटिंग है, तो वो हम क्या कहते हैं, वो जो हमें रेट देता है वो बेसिकली स्पॉट एक्सचेंज रेट होता है, जो मार्केट और मार्केट फोर्सेज डिटरमिन करती है। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे कि 1.60 के ऊपर आप कितना डिमांड कर रहे हैं पाउंड्स को मतलब क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई कहाँ पे इक्वल है, 300 पे। यानी 1.60 के ऊपर आप 300 बिलियंस ऑफ पाउंड देने को तैयार है। यानी क्वांटिटी सप्लाई भी और क्वांटिटी डिमांड भी इक्वल है, यानी जितने लोग सप्लाई कर रहे हैं पाउंड को उतने ही लोग डिमांड भी कर रहे हैं, यानी उतनी ही अमाउंट जो है वो डिमांड भी हो रही है, इतनी सप्लाई हो रही है। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट को आप नोट करते हैं। 1.98 वाला पॉइंट क्या कह रहा है, 1.98 वाला पॉइंट बेसिकली ये कह रहा है कि देखें डिमांड जो है इस प्राइस के ऊपर, यानी अगर एक्सचेंज रेट ये हो, यानी पाउंड जो है वो अगर आप पर पाउंड के हिसाब से बात करें तो 1 पाउंड यूएस के हिसाब से $1.98 का हो, यानी आपका जो है वो करेंसी इससे देखा जाए तो ऊपर है। यानी अब जब करेंसी ऊपर हुई तो क्या हुआ, लाजमी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड देखें इससे कम हो गई और सप्लाई जो है वो बढ़ गई, क्योंकि जब ज़्यादा एक्सचेंज रेट होंगे तो लोग तो यही चाहेंगे। लोग क्या चाहेंगे, लोग का कॉमन बिहेवियर क्या है कि जिसके पास, अगर मेरे पास रखे हो आज डॉलर और डॉलर की प्राइस ऊपर चली है तो मैं क्या चाहूँगा कि यार बेचो क्यों, सप्लाई करो क्यों, ताकि मेरे पास पैसे रिटर्न आए, मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। तो वही सेम सिनेरियो सप्लाई वाले में होता है कि जितने ज़्यादा एक्सचेंज रेट उनका बढ़ता जाता है कंट्री का, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना शुरू हो जाते हैं जिनके पास रखा होता है वो पैसा। तो उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी, लेकिन हुआ क्या कि एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो गई, क्योंकि इस प्राइस की अगर हम बात करें तो इस एक्सचेंज रेट के ऊपर, मैं प्राइस और एक्सचेंज रेट एक ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको समझिएगा। अगर मैं प्राइस कह रहा हूँ तो बेसिकली क्या है कि पाउंड की प्राइस इन टर्म ऑफ डॉलर क्या है, या एक्सचेंज रेट कह रहा हूँ तो पर पाउंड कितने आपको डॉलर देने पड़ेंगे।
तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि एक्सेस सप्लाई है, कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। अब जो यहाँ पे जो बात आती है वो बात ये आती है कि अब हम चलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट की तरफ, क्योंकि अभी तो हमने फ्लोटिंग पढ़ लिया, डायरेक्ट डिमांड से ये डिटरमिन होता है। लेकिन लेट सपोज अब आती है बात फिक्स की, जो कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बाद आता है। तो अगर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी कुछ भी हो जाए, मैं इसको नहीं मान रही, मैं तो $1.98 पर पाउंड ही अपना एक्सचेंज रेट रखूंगी, तो अब क्या होगा कि ये मैं समझ लें, मैं अगर इसको यूँ करूँ कि ये एक जो है वो फिक्स एक्सचेंज रेट जो है वो आ जाएगा। फिक्स एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट ने कह दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब फिक्स एक्सचेंज रेट हो गया। अच्छा, अब इस फिक्स एक्सचेंज रेट हुआ कैसे, क्योंकि लाजमी सी बात है हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्सेस सप्लाई है, यानी लोग डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लाई वाले ज़्यादा है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम तो नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम तो उस वक्त होता है जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो। तो ये जो एरिया है ये कौन बेयर करेगा, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, लोग सप्लाई करने को तैयार हैं, क्योंकि जब भी ज़्यादा सप्लाई होगी और डिमांड कम होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो प्राइस नीचे आ जाती है। आप टमाटर खरीदने जाते हैं लेट सपोज, तो क्या होता है, बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले एक दो, प्राइस कम करने पड़ जाते हैं। तो बार बार मार्केट जो है फोर्स कर रही होगी कि नीचे की तरफ आओ। तो ऐसी सूरत में हम सस्टेन कैसे कर सकते हैं, ऐसी सूरत में सस्टेन इस तरीके से करेगी कि ये जो बीच का जो गैप है ना, जो मैंने यहाँ लिखा है, ए पॉइंट के ऊपर कितना है, 270 बिलियन डिमांड हो रहे हैं और सप्लाई कितने हो रहे हैं, 320 बिलियन ऑफ पाउंड सप्लाई हो रहे हैं। तो इसका जो डिफरेंस आया है वो बेसिकली आया है आपका 50 पाउंड्स का, 50 बिलियन ऑफ पाउंड्स का। तो ये जो 50 बिलियन ऑफ पाउंड है जो कि शॉर्ट हो रहे हैं, यानी डिमांड जो है 270 की हो रही है और 320 सप्लाई हो रहे हैं, तो ये जो बीच के 50 है ये कौन डिमांड कर जाएगा, ये डिमांड करेगा आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो आपकी, इसको आप समझ लें कि ये जो एक्सेस सप्लाई है, ये कहते हैं कि जो शॉर्टेज ऑफ डिमांड है यहाँ पे, कि डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, तो ये 50 बिलियन ऑफ डॉलर है, ये कौन डिमांड करेगा, ये कौन करेगा, ये गवर्नमेंट डिमांड करेगी। अच्छा, गवर्नमेंट डिमांड कैसे करेगी, गवर्नमेंट डिमांड इस तरीके से करेगी कि वो क्या करेगी कि उसके पास जो डॉलर का रिजर्व अपने पास रखा हुआ है, जो डॉलर का रिजर्व रखा हुआ है, क्योंकि पाउंड डिमांड करना है ना, तो जो उसके पास डॉलर का रिजर्व रखा हुआ है वो फौरन लेके जाएगी मार्केट में और कहेगी मुझे इसके बदले पाउंड दे दो। 50 बिलियन पाउंड वो डिमांड कर लेगी, जो डॉलर देगी उसको। तो क्या होगा, जैसे ही 50 बिलियन वो डिमांड कर लेगी, समझ लेगा कितने हैं कि आपका पाउंड, तो क्या होगा कि लाजमी से बात है, जो शॉर्टेज ऑफ डिमांड है 50 बिलियन की, ये क्रॉस हो जाएगी। और क्रॉस होने के बाद होगा क्या कि ये जो डिमांड है वो बेसिकली आप समझ लें इधर आ जाएगी, यानी ये जो है वो एक तरीके से नॉन ऑफिशियल डिमांड है जो लोग कर रहे हैं नॉर्मली। और फिर गवर्नमेंट की डिमांड जो है वो इसके आगे ये 50 बिलियन ऑफ पाउंड की जो डिमांड है, ये वाला जो एरिया है सारा, ये सब डिमांड कौन कर जाएगा, आप कहते हैं कि गवर्नमेंट। और इसके बाद क्या, लेट सपोज जैसे अगर मैं ये कहूँ कि एक लाइन और बना लें यहाँ पे डिमांड की, तो ये कौन सी डिमांड है, ये डिमांड है जो नॉर्मल डिमांड थी और साथ में गवर्नमेंट ने भी डिमांड करा, तो एक न्यू डिमांड कर ये बन गया। लेट सपोज हाइपोथेटिकल डिमांड कर रही है समझाने के लिए, ठीक है, बात तो बाकी वही है। तो यहाँ पे जब आ गया तो देखें अब क्या हो गया, डिमांड और सप्लाई यहाँ इक्वेट हो गए, क्योंकि वो 50 बिलियन भी डिमांड हम लोगों ने कर लिया, ऑफिशियली गवर्नमेंट ने कर लिया, तो फ्री से डिमांड बढ़ गई और हम यहाँ पर आ गए और फिर ये एक्सचेंज रेट सस्टेन कर जाएगा। अच्छा, बिल्कुल इसी का अपोजिट यहाँ देखें, और जब यहाँ आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि भाई हाँ भाई हमारी करेंसी जो है, अच्छा अब फिक्स रेट की बात हो रही है तो अगर करेंसी यहाँ से यहाँ आ गई है तो अब ये क्या कहलाएगा, रीवैल्यूएशन कहलाएगा, एप्रिसिएशन नहीं कहलाएगा। एप्रिसिएशन उसी वक्त होगी जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ भी बिल्कुल यही होगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा है, यहाँ गवर्नमेंट अगर लेट सपोज इससे नीचे फिक्स करना चाहती है, स्विस फ्रैंक है बेसिकली है, जैसे वहाँ पाउंड थे या स्विस फ्रैंक है, अगर अब वो कम, आप समझने कहते हैं अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करना चाहती है, डिवैल्यूएशन करना चाहती है, इसके भी वजूहत होती हैं कि क्यों करना चाहती है, लाजमी चाहती है। अब डिवैल्यूएशन होगी तो इम्पोर्ट ज़्यादा आएगी, लोग जो है वो इम्पोर्ट, मतलब समझ लें आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, लोग दूसरे लोग इम्पोर्ट कर रहे होंगे बाहर से, क्यों, क्योंकि सस्ती हो जाएगी आपकी करेंसी और सस्ते आपके प्राइस हो रहे होंगे, चीप हो जाएंगे आपके इम्पोर्टेड गुड्स, बाहर आपके तो एक्सपोर्टेड होंगे, बाहर लोगों के लिए वो इम्पोर्टेड होंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर जब वो आ जाएगी तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि ये जो आपका ये वाला पॉइंट है इसमें उल्टा है, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई दी है, एक्सेस डिमांड हुई हुई है, क्योंकि ये प्राइस के नीचे है, यहाँ पे लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं बट सप्लाई कम है। अब क्या होगा, क्योंकि लाजमी सप्लाई कम है, डिमांड करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो प्राइस पुश करेगी ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पे रोकने के लिए क्या करेगी, वही गवर्नमेंट जो यहाँ लेट सपोज मतलब पाउंड में यूके की गवर्नमेंट जिस तरीके से यहाँ पे अपनी इंटरवेंशन करके 50 बिलियन ऑफ पाउंड डिमांड कर लिए थे उसने, यही उल्टा होगा। वो देखिए कि डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 100
बिलियंस ऑफ स्विस फ्रैंक का, 100 बिलियन ऑफ स्विस फ्रैंक ज़्यादा सप्लाई हो रहे हैं। तो अब वो क्या करेगी, वो सॉरी डिमांड हो रहे हैं ज़्यादा, वो क्या करेगी कि यहाँ से जो ये डिमांड सप्लाई उसकी कम है, अपने पास जो उसके पास स्विस फ्रैंक रखे हैं वो अपने स्विस फ्रैंक को लेकर आएगी मार्केट में और कहेगी मुझे डॉलर दे दो। तो अपनी सप्लाई बेसिकली जो है वो बढ़ा देगी। जब वो सप्लाई बढ़ाएगा इस 100 बिलियन ऑफ पाउंड से, यहाँ उसने डिमांड बढ़ाई थी, क्यों? क्योंकि एक्सेस सप्लाई थी, शॉर्टेज ऑफ डिमांड थी, डिमांड ही बढ़ानी थी। यहाँ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है बट एक्सेस डिमांड है, तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ानी है। तो क्या करा, रिजर्व से अपने स्विस फ्रैंक निकाल के जो है गवर्नमेंट ने सप्लाई के लिए पेश कर दिया कि हमें जो है वो आप डॉलर दे दें इसके बदले। तो क्या होगा, सप्लाई की रेट हो जाएगी, हम अगेन इस वाली पॉइंट पर आ जाएंगे और हम इस रेट को मेंटेन कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद बात आती है, ये तो हो गया फिक्स एक्सचेंज रेट की, और अभी हम फिर क्या कहेंगे, हम कहेंगे डिवैल्यूएशन हो गई। क्यों? क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन नहीं हुई। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कब होगी, वो इस तरीके से होगी कि लेट सपोज, दो यूजेस में अगर आपको बताऊं कि पूरा का पूरी जो डिमांड है कंट्री की वो एग्जैक्टली आप समझ लें टोटल शिफ्ट हो जाती है। अब शिफ्ट का क्या मकसद है कि अचानक जो है वो जो लोग हैं बाहर के, यूके के लेट सपोज, या यहाँ पे स्विस फ्रैंक और इसकी बात है तो ये स्विट्जरलैंड और यूएसए है। तो अगर आप सोचेंगे यूएसए के लोग डायरेक्टली अपनी चीज़ों को छोड़ के समझ लें, कहते हैं कि जो दूसरे गुड्स हैं उनकी तरफ स्विच कर जाते हैं, तो क्या होगा, तो ये होगा, कहते हैं कि अगर स्विट्जरलैंड के गुड्स उनको पसंद आने लग जाते हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी का टेस्ट तब्दील हो जाता है, अपने गुड्स से स्विट्जरलैंड की गुड्स की तरफ जाते हैं, तो इंपोर्ट बढ़ जाएगी। और क्या होगा, जो भी एग्जिस्टिंग रेट है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने बात बोली थी वो ये थी कि जब रेट कम होते हैं तो उनको लगता है कि चीप हो रहे हैं, पर यहाँ ये है कि चीपनेस की बात नहीं है, बस उनका टेस्ट ही चेंज हो गया। टेस्ट चेंज होने की वजह से क्या होगा कि वो सारे के सारे इंपोर्टेड गुड्स की तरफ चले जाएंगे, भले ही उनको वही प्राइस मिल रहा हो। तो फिर इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में ये होगा कि पूरी की पूरी डिमांड आपकी राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगी स्विस फ्रैंक। और इसकी वजह से क्या होगा कि पहले आप यहाँ थे, जबकि अब आप ओल्ड सप्लाई और न्यू डिमांड कर्व के साथ इस पॉइंट पर आ गए, तो आपकी जो करेंसी है वो बेसिकली एप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है, ये एप्रिसिएशन के तरीका कार है। इसी तरीके से अगर आपकी कंट्री यानी स्विट्जरलैंड वाले जो है वो क्या करते हैं, या आप समझ लें कहते हैं कि जो मैं अगर आपको ये बोलूँ कि जो स्विट्जरलैंड वाले हैं हम, वो क्या करते हैं, वो अपनी करेंसी को मतलब अब वो डॉलर की चीज़ें परचेज करने के लिए भाग रहे हैं, मतलब यूएसए की क्या करेंगे, वो अपनी चीज़ों को छोड़ के यूएसए की तरफ जा रहे हैं। और हमने क्या किस चीज़ का बनाया हुआ है, स्विट्जरलैंड की ही करेंसी का हमने वो आपका कहना है डिमांड और सप्लाई बनाई हुई है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जब स्विट्जरलैंड वाले उधर जा रहे होंगे तो वो अपने पास जो उनके पास जो स्विस फ्रैंक है वो सप्लाई करके कह रहे होंगे बस डॉलर दो हमें। ठीक है, डॉलर की मार्केट हमने नहीं बनाई हुई है, हमने तो सिर्फ स्विस फ्रैंक की बनाई हुई है। तो क्या होगा कि जैसे ही वो लोग आएंगे और यहाँ पे आके कहेंगे, कहते हैं कि नहीं जी हमें बस इंपोर्टेड गुड्स चाहिए, डॉलर यूएस वाले चाहिए, और अपने वाले को छोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, वो वापस अपनी करेंसी को चेंज करेंगे और स्विस फ्रैंक को वो सप्लाई करेंगे डॉलर लेने के लिए, क्योंकि डॉलर में पेमेंट करनी होगी बाहर। तो क्या करेंगे, सप्लाई उनकी इंक्रीज हो जाएगी, और सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से पहले अगर वो यहाँ पर थे तो अब वो नीचे की तरफ आ जाएंगे और इस पॉइंट पर आ जाएंगे, और ये नया सप्लाई कर्व बन जाएगा। तो नए सप्लाई कर्व और ओल्ड डिमांड कर्व के साथ वो नीचे आ जाएंगे, और इस केस में क्या होगा, ये कहलाएगी उनकी डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि फ्लोटिंग, फिक्स और डिमांड और सप्लाई कर्व ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज रेट के। इसको बार बार देखिएगा, जहाँ भी आपको मसला मुझसे पूछिएगा, ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी, तो फिर आप आगे एक्सचेंज रेट के जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो आप सब कुछ कर सकते हैं, सारे सॉल्व भी कर सकते हैं, सब देख भी सकते हैं किस तरीके से हो रहे हैं, उसके आंसर भी आप निकाल सकते हैं। मेन चीज़ तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है, कि किस तरीके से एक्सचेंज रेट कोट होता है। यानी अगर मैं ये लिखूंगा, कहते हैं कि डॉलर पर PKR, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक PKR कितने डॉलर का मिल रहा है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, अपनी करेंसी की बात कर रहा हूँ। अपनी करेंसी अगर इसमें ये वाला होल रेशो डिक्रीज होता है तो मैं कहूँगा मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हुई, इंक्रीज होता है तो एप्रिशिएट हुई। लेकिन अगर इसका उल्टा लिखा हुआ है PKR अपॉन डॉलर, तो इट मीन्स ये क्या है, ये मेरी करेंसी की बात नहीं हो रही है, US यानी डॉलर की बात हो रही है। अगर ये एप्रिशिएट हो रहा है तो इसका मकसद क्या है कि जो मेरा पाकिस्तानी रुपीज़ है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स मेरा जो पाकिस्तानी रुपी है वो एप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, एप्रिशिएट डेप्रिशिएट में फ्लोटिंग की ही बात करते हैं, फिक्स की हम जरा सी बात करी हमने बस समझाने के लिए जो होता है। तो ये आपको समझ आया होगा। मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस नहीं कीजिएगा। थैंक यू।